हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे MMPC 014 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्स अब बहुत पास आने वाले हैं, तो ये जस्ट एक रिवीजन क्लास है उन सारे कॉन्सेप्ट्स की जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस PDF में मैंने सारे नोट्स बना के रखे हैं जिसके बारे में मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगी कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या बोलता है। बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन देम। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली बहुत बार हमारे एग्जाम्स में रिपीट होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता क्या है? इसका मतलब होता है कि कंपनी का फोकस अपनी प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने पे होता है। इसका मतलब है कि कंपनी ऐसे डिसीजंस लेती है जो उसके प्रॉफिट्स को बढ़ाए और ऐसे एक्शंस अवॉइड करती है जो उसके प्रॉफिट को कम करे। मतलब अगर कोई कंपनी का ओनर है तो उसका जो मेन फोकस रहेगा वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने में रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर फैक्टर्स। इसकी कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जो हमें ये बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट या कम से कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करने को किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है एक्शंस। कंपनी ऐसे डिसीजंस लेती है जो उसके प्रॉफिट्स को बढ़ाती है और ऐसे एक्शंस अवॉइड करती है जो उसके प्रॉफिट को कम करती है। मतलब बेसिकली प्रॉफिटेबल एक्शंस को ये चूज करती है। एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे कि एक रिटेल स्टोर पर अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम कर देना ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। वो क्योंकि जो अभी ओनर है वो सिर्फ प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से अपनी कंपनी को देख रहा है। तीसरा पॉइंट है मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। मेजर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि प्रॉफिट कंपनी के इकोनॉमिक एफिशिएंसी को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड है। कंपनी की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। एंड ऐसे ही हमारा फोर्थ पॉइंट है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। ये इंश्योर करता है कि स्कार्स रिसोर्सेज का इफेक्टिव एलोकेशन हो रहा है। एग्जाम्पल लें अगर, तो जैसे कि मान लो एक टेक कंपनी है, उसने अपने लिमिटेड बजट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है ताकि वो नए प्रोडक्ट डेवलप हो सके जो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट ला सकते हैं। ये बात करी हमने इसके की पॉइंट्स की, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हमें ये बताती हैं। एम्बिग्विटी पहला पॉइंट। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि कुछ प्रॉपर स्पष्ट नहीं होता कि प्रॉफिट किस डायरेक्शन में हमको लेना है। लाइक प्रॉफिट के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या फिर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट की परसेंटेज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब एक ओनर प्रॉफिट के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है। किसी के लिए कुछ प्रॉफिट कुछ मायने रखता होगा तो वही दूसरे के लिए कुछ और रखता होगा। इसके सेकेंड लिमिटेशंस और बहुत इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन है वो है टाइमिंग इग्नोर। इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। जैसे आज का जो पैसा है वो फ्यूचर के पैसे की ज़्यादा वैल्यू रखता है, ये इसको कंसिडर नहीं करता। कब प्रॉफिट रियलाइज होते हैं उसको ओवरलुक कर देता है। जैसे सपोज दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों सेम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट का प्रॉफिट 1 साल बाद आएगा और दूसरे का जो प्रॉफिट है वो 5 साल बाद आएगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों प्रोजेक्ट्स को इक्वल ट्रीट करेगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये बिल्कुल इग्नोर कर देता है। तीसरा पॉइंट है रिस्क इग्नोर। रिस्क को कंसिडर नहीं करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाई प्रॉफिट के चक्कर में कंपनी हाई रिस्क लेती है जो फ्यूचर में आपको नुकसान कर सकता है। सब अगर एग्जांपल लें तो सपोज एक कंपनी है जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करती है ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। वो बाकी फैक्टर्स नहीं देखती कि अगर मैंने इतना रिस्क लिया तो मेरे को और भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो झेलने पड़ेंगे, बट वो ये चीज़ इग्नोर करता है और हाई रिस्क लेता है। लेकिन अगर सपोज उसकी इन्वेस्टमेंट फेल हो जाए तो कंपनी को उस दौरान ह्यूज लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात। सेकंड आते हैं हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कंपनी का फोकस बेसिकली अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का होता है। इसमें फोकस सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं रखता ओनर, बल्कि लॉन्ग टर्म की ग्रोथ और स्टेबिलिटी पे रखता है।
बेसिकली वो ओवरऑल ग्रोथ देखता है कंपनी की लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, ना कि सिर्फ प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से। अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो इसका पहला की पॉइंट हम देख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स। मीन्स कि मैनेजर एम करता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज हो। जैसे कि एक कंपनी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट करती है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे, ताकि सबसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट वो चूज कर सके, अपनी सारी एनालिसिस करती है और उसके हिसाब से जो बेस्ट प्रॉफिट डील वो चूज कर सकती है उस टाइम, वो करती है। सेकंड हम बात करते हैं डिस्काउंट रेट की। डिस्काउंट रेट का मतलब होता है फ्यूचर रिवॉर्ड को एक्सेस करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज करना, जो रिस्क और टाइम दोनों को कंसिडर करता है। ये आने वाले क्वेश्चंस में टॉपिक कवर होगा जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है ये पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। इसका एग्जांपल अगर मान के चलें तो जैसे अगर एक प्रोजेक्ट है वो हाई रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है लेकिन हाई रिस्क के साथ, तो डिस्काउंट रेट भी उसका हायर होगा। मतलब जितना ज़्यादा आप पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा रिस्क होगा और जितना आप कम पैसा लगाओगे उतना कम रिस्क होगा। तो ये चीज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंप्यूट करती है। तीसरा पॉइंट है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ बेनिफिट्स। बेनिफिट की क्वालिटी क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है, दोनों को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंप्यूट करता है। सपोज करते हैं एक कंपनी कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करती है जो हाई क्वालिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इसका फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिकॉग्नाइज करता है कि बेनिफिट्स जो पहले मिलते हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं कंपेयर टू द फ्यूचर बेनिफिट्स। आज का जो पैसा है वो फ्यूचर के पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये तो हम सबको पता है, क्योंकि महंगाई बेसिकली कभी कम नहीं होती, बढ़ती ही है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसी का कॉन्सेप्ट बताता है। अगर हम इसका एग्जांपल लेके चलें तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक प्रोजेक्ट है जो कि 2 साल में रिटर्न्स देगा, वो ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाएगा कंपेयर टू एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि 5 साल में रिटर्न्स दे, अगर रिटर्न्स की जो रेट है वो सेम है। फिर इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो जैसे कि हमने ऊपर स्टडी किया था, ये उसी का बाइफर्केशन है। पहला पॉइंट है फोकस, जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे फोकस करता है, वहीं पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर की वैल्यू पर फोकस करता है। रिस्क और टाइमिंग की अगर बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर करता है रिस्क और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पूरा कंप्यूटेशन करता है रिस्क और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्विक प्रॉफिट के लिए डिसीजन लेता है, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये देखता है कि उसके लिए क्या सस्टेनेबल ग्रोथ रहेगी आगे फ्यूचर के लिए। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नैरो इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ओवरऑल चीज़ देखता है, प्रॉफिट से लेकर हर एक चीज़, शेयर होल्डर की वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सब कुछ। तो सब कुछ कंप्यूट करके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हम ला सकते हैं। नीचे मैंने आपको एक समरी पॉइंट भी दे रखे हैं जो आपको नोट्स बनाने में काम आएंगे। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। तो अगर हम जैसे अपनी नॉर्मल लाइफ में बात करें, जैसे कि अगर हम डेली लाइफ में रिस्क कहते हैं जिसको, तो इसका मतलब होता है कि एक अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव आउटकम। जैसे कि अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इस रोड पे ड्राइव करना रिस्की है, मतलब कि एक्सीडेंट हो सकता है, अगर हम ये बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें। पर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क का मतलब क्या होता है, तो वो है कि यहाँ रिस्क का मतलब सिर्फ नेगेटिव आउटकम नहीं होता, बल्कि लेस पॉजिटिव आउटकम का पॉसिबिलिटी होता है। मतलब आपको जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट था वो कम हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। कहीं पे आपने पैसे लगाए, वहाँ पर हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ हो, या हो सकता है एक्सपेक्टेशन से कम हुआ हो, या हो सकता है कि आपको लॉस हुआ हो। तो ये डिफाइन करता है इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब रिस्क और रिटर्न दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जब कोई पर्सन फाइनेंशियल एसेट्स खरीदता है तो उसका बेसिकली एम क्या होता है कि उसको प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए वो इन्वेस्ट करता है अपने पैसे। लेकिन जो प्रॉफिट है वो हमेशा गारंटीड नहीं होता इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंटिसिपेटेड रिटर्न पे बेस्ड होता है, जो रियलाइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का रिस्क होता है अनएक्सपेक्टेड
नेगेटिव या एडवर्स। ये तीन चीज़ आप ध्यान रखना, एक होता है अनएक्सपेक्टेड, नेगेटिव या फिर एडवर्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव और लेस पॉजिटिव आउटकम इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। रिस्क एंड रिटर्न आर इंटरवाइंड। हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट typically offer the potential for higher returns but also carry a greater chance of losses। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा रिस्क भी बढ़ेगा और जितना कम हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही कम हमारा वो है रिस्क होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क। रिस्क बेसिकली होते हैं दो तरह के, हमेशा आपको ध्यान रखना है, दो तरह के रिस्क होते हैं, पहला है सिस्टमैटिक, दूसरा है अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक की बात करें तो ये वो रिस्क होता है जो सारी कंपनीज को इफेक्ट करता है और डाइवर्सिफिकेशन से इसको हम मिटिगेट नहीं कर सकते। अगर नॉर्मली एग्जांपल लें तो ऐसा कौन सा रिस्क है जो सारी कंपनीज को इफेक्ट करेगा, ग्लोबली इफेक्ट करेगा? वो है पहला, अगर हम मानते हैं जैसे कि किसी पॉलिसी में कोई इंटरेस्ट रेट का चेंज आया, सपोज करो कि अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट पॉलिसी ही चेंज कर दी, रेट बढ़ा दिया या फिर रेट घटा दिया, तो उससे क्या होगा, सिर्फ एक कंपनी को तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सारी की सारी कंपनीज को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक चीज़ चेंज होने से एंटायर जो इकोनॉमी थी उस पर आपका इम्पैक्ट पड़ा, तो इसे हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। सेकंड है इन्फ्लेशन रेट रिस्क। अगर महंगाई बढ़ती है तो उस पर सिर्फ एक कंपनी का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सारे के सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरा मार्केट या पूरी इकोनॉमी इम्पैक्ट करेगी। तो इस केस में किसी के हाथ में रिस्क नहीं होगा, एक कंपनी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सारी की सारी कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये किसकी वजह से होगा, सिस्टमैटिक रिस्क की वजह से। दूसरी तरफ अगर अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात करें तो ये वो रिस्क है जो स्पेसिफिक कंपनीज को इफेक्ट करता है, मार्केट को नहीं। इससे डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि आपके फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, तो वो स्ट्राइक से सारी की सारी कंपनीज पर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और सपोज करो कि मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, अब वो कॉम्पिटिटर हर किसी कंपनी के लिए तो कॉम्पिटिटर नहीं होगा, सिर्फ उसी के लिए कॉम्पिटिटर होगा जो उस तरह का जो काम करता है, स्पेसिफिक जो काम करता है। ठीक है, तो अगर हम सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों को मिला दें तो ये हमारा बन जाता है टोटल रिस्क। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बताता है कि रिस्क इन्वेस्टमेंट में अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव या लेस पॉजिटिव आउटकम को डिनोट करते हैं। रिस्क और रिटर्न इंटर रिलेटेड होते हैं, जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा रिस्क, जितना कम पैसा उतना कम रिस्क। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जनरली हाई रिटर्न देते हैं और जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं वो जनरली लो रिटर्न देते हैं। दो टाइप के रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो एंटायर मार्केट को इम्पैक्ट करता है और डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस नहीं होता। अनसिस्टमैटिक जो रिस्क होता है वो स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है, ये डाइवर्सिफिकेशन से रिड्यूस हो सकता है। तो आई विश आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड फॉर वैल्यूएशन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन अप्रोचेस। तो पहले तो ये पता करते हैं कि वैल्यूएशन होती क्या है और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसकी नीड क्या होती है। वैल्यूएशन का यहाँ आपको मतलब है बिजनेस वैल्यूएशन का। बिजनेस वैल्यूएशन का मतलब है कि एक कंपनी या बिजनेस की कीमत को कैलकुलेट करना। ये ज़रूरी है क्योंकि हर बिजनेस ओनर को अपनी कंपनी की वर्थ का पता होना चाहिए। इन्होंने पूछा है एक्सप्लेन द नीड फॉर वैल्यूएशन। तो बिजनेस वैल्यूएशन का ज़रूरी होने का जो कारण है वो ये है कि एक बिजनेस ओनर या इंडिविजुअल को कंपनी की एक्चुअल जो वर्थ है उसका पता होना चाहिए। इससे आमतौर पर शेयर्स की वैल्यू डिटरमाइन करने का पॉपुलर तरीका होता है स्टॉक एक्सचेंज। खासकर स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ शेयर की जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज पर जो ट्रेड की जाती है वहाँ से हम निकाल सकते हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के जो प्राइजेस होते हैं वो होते हैं अनरिलायबल, क्योंकि ये डेली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होते हैं, कुछ फिक्स इनमें नहीं रहता है। तो बिजनेस के जो बाहर के वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं ये प्राइजेस,
तो स्टॉक एक्सचेंज में जो वैल्यू में जो चेंजेस आए, अप या डाउन जो भी चेंजेस हुआ, वो प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के एक्टिविटी और ओपिनियन से आते हैं। तो इसलिए बिजनेस को अपनी कंपनी का वैल्यूएशन निकालना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ स्टॉक मार्केट के बेसिस के हिसाब से अपनी कंपनी की वर्थ नहीं निकाल सकता। जैसे कि हमने पहले बताया कि बिजनेस की वैल्यू को डिटरमाइन करने का सबसे पॉपुलर जो तरीका होता है वो है स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ शेयर ट्रेड की जाती है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज प्राइजेस अनरिलायबल होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये डेली डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर डिसाइड होता है, कुछ फिक्स नहीं होता, जो कि बिजनेस के बाहर की वेरिएबल पर ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में लेकर चलता है कि क्या डिमांड और सप्लाई है, उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइजेस जो है फ्लक्चुएट होते हैं। तो इसलिए बिजनेस की वैल्यू निकालने में हमारे 3 अप्रोचेस जो हैं बताए हुए हैं। वो 3 अप्रोचेस यहाँ पे पूछे भी हुए हैं कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन अप्रोच, कि हम किन 3 तरीकों से अपनी बिजनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 3 अप्रोचेस हैं, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच और एसेट अप्रोच। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें अगर इनकम अप्रोच की, तो इनकम अप्रोच में फ्यूचर अर्निंग्स को प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट किया जाता है। इसमें फ्यूचर अर्निंग्स के बेसिस पर कंपनी की वर्थ निकाली जाती है। इसमें 2 कॉमन जो मेथड्स होते हैं वो यूज होते हैं। पहला है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, दूसरा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड में प्रिडिक्टेड जो अर्निंग्स होती हैं उसको कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड करते हैं, और डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड में जो प्रेजेंट वैल्यू होती है उसको हम फ्यूचर अर्निंग कैपेबिलिटी के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। मैं आगे इसका एग्जांपल भी दूंगी कि एक्चुअल में होता क्या है। सेकंड अप्रोच है मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच में कंपनी की वैल्यू को सिमिलर पब्लिकली ट्रेडेड इंटरप्राइजेस के मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन से डिटरमाइन किया जाता है। इसमें बिजनेस वैल्यूएशन स्पेशलिस्ट सिमिलर बिजनेस फर्म को कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन द वेरियस फाइनेंशियल रेशियोज या फिर मल्टीपल। एसेट अप्रोच हमें ये बताता है कि कंपनी के नेट एसेट वैल्यू को क्या वैल्यू अभी तक आ रही है, जो कि कंपनी के सारे एसेट का फेयर जो मार्केट वैल्यू है माइनस कंपनी की सारी लाइबिलिटीज को अगर हम माइनस कर दें। तो फ्रेंड्स, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन तीनों अप्रोचेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इनकम अप्रोच का अगर हम एग्जाम्पल लें तो सपोज करते हैं एक रियल एस्टेट कंपनी है हमारे पास में, जो कि रेंटल प्रॉपर्टी को मैनेज करती है। तो इसमें आपको अपनी कंपनी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो आप क्या करेंगे, इनकम अप्रोच का यूज़ करके आप फ्यूचर रेंटल अर्निंग को कंसिडर करके प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। लाइक अगर आपके पास एक अपार्टमेंट है जिसका मंथली जो रेंट आता है वो 2000 आता है, और आप जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 2000 का जो रेंट है अगले 5 सालों तक 5% के हिसाब से ग्रो करेगा हर साल। तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर कैश फ्लो को एस्टिमेट निकाल सकते हैं आज की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। आज का 2000 है, हर साल 5% के हिसाब से वो बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ये बताता है इनकम अप्रोच। दूसरा है मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच में ये कहता है कि सपोज कि जैसे आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप चलाते हो, तो अगर आपको अपनी कंपनी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो मार्केट अप्रोच का यूज़ करके आप सिमिलर पब्लिकली ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके अपनी कंपनी की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि अगर किसी दूसरी कंपनी के शेयर का जो मार्केट वैल्यू है सपोज करते 50 रुपये है, और उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 5 रुपये है, तो आप अपनी कंपनी की वैल्यू को भी उसी प्रोपोर्शन में डिटरमाइन कर सकते हो मार्केट के हिसाब से। मार्केट अप्रोच हमें ये कहता है। एसेट अप्रोच हमें कहता है कि सपोज एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपकी, और आपको अपनी कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एसेट अप्रोच का यूज़ करके आप अपनी कंपनी के सारे एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लो कि आपके पास जो एसेट आपने ओन करे हैं उसकी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, और उसमें से अपनी सारी लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी की में मशीन है, लैंड है, बिल्डिंग है, उसका टोटल जो मार्केट वैल्यू है सपोज 10,000 है, और आपकी जो लाइबिलिटी है वो सारी मिला के 3500 है, तो आपकी जो कंपनी का नेट एसेट वैल्यू होगा क्या, एसेट की वैल्यू में से सारी लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देना। तो फ्रेंड्स, ये है आपके तीनों अप्रोचेस जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताए। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।